ऑल डियर माय फ्रेंड्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। क्या है आज का हमारा टॉपिक? बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। यह माइक्रोबायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कहने को तो यह बहुत छोटा चैप्टर है, मतलब जो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व है यह बहुत ही छोटा है, लेकिन कहते हैं ना कि जो चीज़ देखने में छोटी होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रहीमदास ने इसमें एक दोहा भी कहा था कि सत्संज्ञा के दो हरे जो नावक के तीर, सत्संज्ञा के दो हरे जो नावक के तीर, देखन में छोटन लगन घाव करन गंभीर। ठीक है, उसी प्रकार से आज यह एक चैप्टर है जिसके बारे में आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कौन सा चैप्टर है? बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। ठीक है, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ध्यानपूर्वक आप इस चीज़ को सुनिए, क्योंकि यह आपके पेपर बेस एग्जाम बेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। आज मैं जो यह चैप्टर बताने जा रहा हूँ या एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इस चैप्टर में हर एक पॉइंट को आप पे एक कहते हैं ना कि मतलब कंठस्थ कर लीजिए एक एक पॉइंट को, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैक्टीरियल ग्रोथ को समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। इस उदाहरण को आप ध्यानपूर्वक सुनिए। जैसे कि हम इंटर पास आउट करके हम यहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए आए हैं। यह मैं जो चैप्टर आपको बताने जा रहा हूँ ये मेडिकल फील्ड से बिलोंग करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए हैं। तो जैसे कि जब हम इंटर से घर से इंटर के बाद जब हम कहीं पे प्रिपरेशन के लिए जाते हैं, तो अपने घर से पहली बार हम घर से बाहर जाते हैं, तो हमें कहीं कॉलेज कहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। तो उस एडमिशन के दौरान हम जब अपने घर से पहली बार बाहर आते हैं उसके बाद हमें रूम या हॉस्टल में हम रहते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब हम रूम या हॉस्टल में रहते हैं तो हमें घर जैसा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है, हमको घर जैसा माहौल नहीं मिल पाता है। तो हमें बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है उस टाइम। ठीक है, फर्स्ट टाइम में। उसके बाद में जब हम कॉलेज में जाते हैं क्लास करने के लिए, फर्स्ट ईयर में मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं तो क्लास करने के लिए जाते हैं, तो हमें वहाँ पे चीज़ों को समझने में, लोगों को महसूस करने में, कैसे क्या माहौल है उस माहौल के अनुसार अपने आप को ढालने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो हमने अपने आप को ढाला। ध्यान दीजिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ यह निरर्थक नहीं है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप ध्यान दीजिए इस चीज़ को। अगर आपने मेरी बातों को समझ लिया तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही आसानी तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपने जैसे कि मान लीजिए आप नए-नए क्लास में गए, कॉलेज में गए, तो आपने वहाँ का पहला लेक्चर, 2 लेक्चर, 3 लेक्चर अटेंड किया। ठीक है, और आप हॉस्टल में रहे तो घर जैसा माहौल आपके नहीं मिल पाया। आपने बहुत ही मतलब कठिनाइयों का सामना किया। ठीक है, उसके बाद में धीरे-धीरे जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ या कई साल बीते, या मान लीजिए आपको अपने घर से शहर में आने के लिए कुछ टाइम लगा होगा एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, जब मैं भी अपने गाँव से यहाँ पे आया था पढ़ाई के दौरान, तो उस टाइम मुझे भी एडजस्ट करने में काफ़ी टाइम लगा था। आपको भी लगा होगा या आपको लग रहा होगा टाइम अपने आप को एडजस्ट करने में, तो आप अपने आप को एडजस्ट करते हैं। ठीक है? उसके बाद एडजस्ट करने के बाद जैसे-जैसे टाइम बीतता है, वैसे-वैसे आपके नए-नए दोस्त बनते हैं। कुछ दोस्त आपके फ्रेंड होते हैं, कुछ कैजुअल फ्रेंड होते हैं, कुछ ही बहुत ही बेस्ट फ्रेंड होते हैं। ठीक है? उसके बाद में जैसे-जैसे धीरे-धीरे हमारा टाइम बीतता जाता है, हम अपना ग्रेजुएशन धीरे-धीरे कंप्लीट कर लेते जाते हैं, तो कुछ उस ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के टाइम में कुछ ऐसे भी दोस्त हमारे बनते हैं जो बहुत ही खास हमारे दोस्त होते हैं, जैसे कहते हैं बेस्ट फ्रेंड से भी अच्छा फ्रेंड। ठीक है, तो ऐसे भी दोस्त बन जाते हैं। वह दोस्त काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, या कहना कि हमारे कॉलेज के दौरान, या मतलब जब भी हम कॉलेज में अध्ययन करते हैं उस टाइम तक हमारे लिए वह बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। हमारे मतलब हर एक चीज़ में वह मतलब हमें ध्यान आकर्षित करते हैं, हमें पढ़ाई के प्रति मोटिवेट करते हैं, या अदर चीज़ों में भी मतलब काफ़ी तरह के हेल्प महसूस होता है उनके साथ रहते हुए। उसके बाद में जब हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, या मान लीजिए फिर अदर कहीं पढ़ाई के लिए हम जाते हैं, या फिर हम जब अपने फील्ड में उस क्षेत्र की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, उस क्षेत्र की तरफ जब हम वहाँ पे आगे बढ़ते हैं, या मान लीजिए बहुत से लोग अपने फील्ड की तरफ आगे बढ़े, या बहुत से लोग पढ़ाई के लिए कहीं चले गए, या बहुत से लोग अपने घर की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, जो भी उनके फ्रेंड हुए रहते हैं उनसे उनका लगाव धीरे-धीरे कम होता चला जाता है। ठीक है, आप इस चीज़ को मान लीजिए, अभी आपके लिए यह कहना बहुत ही मतलब कठिन होगा कि नहीं हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन नहीं, यह गारंटी के साथ मैं आपसे कह सकता हूँ कि आने वाले कुछ समय में जो आज आपके बहुत ही खास फ्रेंड हैं, वही धीरे-धीरे उनका एक रिलेशन खत्म होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा, अपने 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 करियर को लेके, अपने घर परिवार के लेके आपको चिंता बनी रहेगी। ठीक है? इतनी बातें समझ में आई आपको कि एक टाइम के बाद वही उसी फ्रेंड से हमारा रिलेशनशिप कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है? उतनी हमारी बातचीत उस फ्रेंड से नहीं रहेगी।
ठीक है। अगर ये बातें अगर आपके माइंड में घुस गई होंगी तो आपको बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व समझने में बहुत ही आसानी रहेगा, आपको बैक्टीरियल ग्रोथ आसानी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व पे। ठीक है, ध्यान दीजिए बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व को समझने से पहले पहले हम देख लेते हैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का ग्रोथ कैसे होता है, ध्यान दीजिए, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का ग्रोथ कैसे होता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया के ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ध्यान दीजिए, इंक्रीज इन पॉपुलेशन मतलब बैक्टीरिया का जो पॉपुलेशन है उसमें इंक्रीज हो रहा है। डिपेंड किस पे कर रहा है, डिपेंड ऑन द फेवरेबल कंडीशन, मतलब उसके मन मुताबिक वातावरण के अनुसार। ध्यान दीजिए, मन मुताबिक वातावरण, फेवरेबल कंडीशन के अनुसार। अब उसका मन मुताबिक वातावरण क्या है, अगर जैसे मान लीजिए, हाँ एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कहीं बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कहाँ होगी, मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए आपका घर है। ध्यान दीजिए, हाँ आपका घर है, आपके घर के बगल में एक नाली बहती होगी, सबके घर के बगल में, जाहिर सी बात है आपके भी बहती होगी, क्यों नहीं बहती है। तो जाहिर सी बात है सबके घर के बगल में नाली बहती होगी। ठीक है, वहां से उस नाली से अगर हम किसी बैक्टीरिया को ले, ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं, किसी बैक्टीरिया को ले तो उस नाली में वह बैक्टीरिया ग्रोथ कर रही होगी। जाहिर सी बात है कुछ उसकी साइकिल्स होंगी, कुछ रिप्रोडक्शन के प्रोसेस होंगे, कुछ और सारी चीजें होंगी, तो उसमें वह ग्रोथ कर रही है। कहाँ पे, नाली, तो उसका फेवरेबल कंडीशन है। वहां से अगर हम उस बैक्टीरिया को ले ले, डोमिनेंट बैक्टीरिया को ले ले, अब किसी कल्चर मीडिया में उसे हम डाल दें। ठीक है, तो जब उस बैक्टीरिया को उसके उस स्थान से निकाल के कहीं हम अदर जगह रखते हैं, तो उस बैक्टीरिया को अपने उस मतलब फेवरेबल कंडीशन से एक आर्टिफिशियल मीडिया में जब हम डालते हैं उसे, तो बहुत ही उसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कैसी कठिनाई आ सकती हैं, या तो उसके हिसाब से टेम्परेचर ना हो, या पीएच ना हो, या न्यूट्रिशंस ना हो। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे वही चीजें कह रहा है कि ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया में इंक्रीज इन पॉपुलेशन, उसकी पॉपुलेशन में बढ़ोतरी होगी। कब, वह डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड ऑन द फेवरेबल कंडीशन, उसके मन मुताबिक अगर वहां पे माहौल होगा। माहौल कैसा माहौल हो, टेम्परेचर, पीएच, न्यूट्रिशन, यह तीनों चीज अगर मेंटेन रहेगी तो उसके पॉपुलेशन में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, मैंने आपको उदाहरण दिया था नाली से अगर हम किसी बैक्टीरिया को निकालते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे कि डोमिनेंट बैक्टीरिया को हम निकालते हैं, अब इनाकुलेट करते हैं इनटू फ्रेश मीडिया। अगर हम उस जगह से उस बैक्टीरिया को निकाल के एक फ्रेश मीडिया में, आपको जब आप माइक्रोबायोलॉजी में कल्चर मीडिया को पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको मीडिया के कई टाइप के बारे में बताया होगा। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मीडिया बताने लगूँ या मीडिया के टाइप बताने लगूँ, तो ना ही आपको मीडिया समझ में आएगा, ना ही आपको बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व समझ में आएगा। तो हमारा टॉपिक क्या है, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। तो आपके दिमाग में सिर्फ इतना ही मुद्दा बनना चाहिए कि हमें समझना क्या है, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। यहाँ पे मीडिया पे आप ध्यान मत दीजिए, मीडिया के बारे में मत सोचिए क्या है मीडिया। अगर मीडिया अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके आप हमसे क्वेश्चन मीडिया के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखिए क्या है, इनोकुलेट इनटू फ्रेश मीडिया, हम उस डोमिनेंट बैक्टीरिया को फ्रेश मीडिया में डालते हैं, और उस डालने के बाद सो टिपिकल ग्रोथ ऑफ कर्व, अब उस बैक्टीरिया का धीरे धीरे ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया का ग्रोथ होना स्टार्ट हो, जिस तरह मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम इंटर के बाद शहर में आते हैं, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो हमें वहाँ के वातावरण के वहाँ का जो वातावरण था या वहाँ का माहौल था घर जैसा, यहाँ पे करने के लिए कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसी प्रकार जिस प्रकार यह बैक्टीरिया को हम नाली में से निकाल के किसी भी इनाकुलेट फ्रेश मीडिया में उसको हम डाल के उसका हम ग्रोथ करवाते हैं। ठीक है, तो उसे भी कुछ ना कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अगर हम अपने जीवन से इसे अगर जोड़ के देखें तो इसे समझने में काफ़ी आसानी होगी, बहुत ही आसान चैप्टर अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं। ठीक है, आई होप आपको इसका इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अब मैं इसके फेज की चर्चा करता हूँ। देखिए अगर बैक्टीरियल ग्रोथ के फेज की बात करें तो इसके 4 फेज होते हैं। पहला लॉग फेज है, पहला लैग है, दूसरा लॉग फेज है। लॉग फेज को एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं। उसके बाद स्टेशनरी फेज है, उसके बाद डिक्लाइन और डेथ फेज है। ठीक है, यह जो लॉग फेज है, या जो इंटर में या इंटर में जो मैथ से लिए होंगे उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा इसके बारे में, लेकिन जो इंटर में बायो से भी होंगे वह हाई स्कूल में लॉग के बारे में पढ़े होंगे। जाहिर सी बात है लॉग के बारे में पढ़े होंगे, ज़्यादा मुझे लॉग के बारे में आता नहीं है, बस ऐसे ही होता है ना लॉग, ऐसे 10 करके कुछ होता है, फिर उसके पावर में भागे लॉग 10 थीटा ऐसे करके होता है, बस ध्यान दीजिए। तो लॉग फेज या इसका एक दूसरा नाम है एक्सपोनेंशियल फेज भी इसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में स्टेशनरी फेज है, डिक्लाइन और डेथ फेज। ध्यान दीजिए इसके फेज के नाम आपको याद होने चाहिए। पहला फेज है लैग फेज, दूसरा है लॉग फेज, तीसरा है स्टेशनरी फेज, चौथा है डिक्लाइन और डेथ फेज। ठीक है,
अब हम लॉग फेज की बात करते हैं। क्या है लॉग फेज? लॉग फेज का मतलब वही है जैसे हम जब इंटर से यहाँ पे शहर में आए पढ़ने के लिए, ठीक है, या हम कॉलेज में गए पढ़ने के लिए, तो आप ध्यान दीजिए कि हमें घर जैसा माहौल नहीं मिला। हमने मतलब हम घर से यहाँ पे शहर पे आए, हमें घर जैसा माहौल नहीं मिला, ठीक है? तो हमारे व्यवहार में, हमारे पढ़ाई में एक नियतांकता बनी रही, ठीक है? क्योंकि हमें समझने में, लोगों को समझने में, महसूस करने में एक काफ़ी टाइम लगा उस चीज़ को, ठीक है? लॉग फेज में सेम टू सेम यही प्रोसेस होता है। देखिए लॉग फेज जो है उसमें बैक्टीरिया अडॉप्ट है, बैक्टीरिया अडॉप्ट टू द न्यू एनवायरनमेंट। बैक्टीरिया जो होती है वह अडॉप्ट करती है, मतलब जो बैक्टीरिया है वह अडॉप्ट करती है न्यू एनवायरनमेंट को। मतलब जब हम उसे किसी स्थान से लेके उसे हम आर्टिफिशियल मीडिया में रखते हैं या डालते हैं, तो उस जो जहाँ से उस बैक्टीरिया का हम लेते हैं उस माहौल में से हम निकाल के जब उसे आर्टिफिशियल माहौल में हम डालते हैं, तो उसे अडॉप्ट करने में उसे टाइम लगता है, ठीक है? उसे टाइम लगता है वो अडॉप्ट करने में। तो बैक्टीरिया अडॉप्ट टू द न्यू एनवायरनमेंट, टाइम लगेगा, उसके बाद उस वातावरण को वह अडॉप्ट कर लेगा, ठीक है? उसके बाद में क्या है, लॉग फेज में ध्यान दीजिए, टाइम ऑफ एडाप्टेशन, ठीक है? जो उसका एडाप्टेशन का टाइम है वह एक्टिव माइक्रो मालिक्यूल्स सिंथेसिस। देखिए माइक्रो है, मैक्रो है, माइक्रो नहीं, ध्यान दीजिए, मैक्रो मालिक्यूल सिंथेसिस, मतलब जब वह टाइम को अडॉप्ट कर लेगा तो उसके अंदर कुछ मैक्रो मालिक्यूल्स का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा, मतलब उसके अंदर कुछ ग्रोथ के प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे। कैसे? आप यहाँ पे देखिए, मैं ग्राफ के माध्यम से आपको लॉग फेज को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए जो नीचे मैंने एक्स को दर्शाया उसे मैंने टाइम से डिनोट किया है, उसके बाद जो वाई एक्स पे गया है वह नंबर ऑफ बैक्टीरिया है, ठीक है? नंबर ऑफ बैक्टीरिया, उस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है? लॉग फेज भी मैंने क्या कहा कि जब उसे हम उसके रियल इन्वायरमेंट से निकाल के हम उसे आर्टिफिशियल या किसी इनएक्युलेट माध्यम में हम उसे ग्रोथ करवाते हैं, तो उसे टाइम लगता है। जैसे मान लीजिए उसका एक रियल है जहाँ पे बैक्टीरिया, मान लीजिए नाली है, यहाँ पे बैक्टीरिया, ठीक है? इस जगह से हम जो यहाँ पे उसे वातावरण मिल रहा है, इस वातावरण को अगर हम किसी कल्चर प्लेट पे ग्रोथ करवाते हैं, इसका जो भी हम न्यूट्रिएंट इसमें हम डाले हैं, तब इनोकुलेट वायर से हम यहाँ से बैक्टीरिया को लिए और लेने के बाद हम उस कल्चर प्लेट पे डाल के उसका अगर हम ग्रोथ करवाएंगे, तो जो यहाँ पे वातावरण है, इस वातावरण के अनुसार अगर इस वातावरण में उसे हम डालते हैं, तो इस वातावरण से इस वातावरण में ट्रांसफर करने के दौरान उसे एक टाइम लगता है, टाइम ड्यूरेशन लगता है, जिसमें वह बैक्टीरिया ग्रोथ करती है, ठीक है? आई होप आपको इतना बात समझ में आया होगा। अब ग्राफ के माध्यम से देखते हैं, ग्राफ के माध्यम से क्या है देखने का क्या मतलब है। जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को हमने निकाल के एक माध्यम में इनोकुलेट करवाया, ना ही इसमें कोई ग्रोथ हुआ, ना ही मतलब इसमें कोई रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हुआ, ना ही इसमें इसकी संख्या में कोई परिवर्तन हो, बस मतलब एक नियतांकता बनी रही उसमें, मतलब टाइम तो लगा बस नियतांकता बनी रही आने में, मतलब उसको एडजस्ट करने में एक टाइम लगा, ठीक है? एडजस्ट करने में उसको एक टाइम लगा। तो एक सीधी लाइन से इसे हम डिनोट करते हैं, ठीक है? उसके बाद में क्या है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यू फ्रॉम शॉक टू ट्रांसफर। अब कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे जब इसको यहाँ से हम ट्रांसफर कर देंगे। आप क्लास में ही देखते होंगे, एक छोटा सा दृष्टांत देता हूँ आपको, क्लास में ही देखते होंगे कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, जैसे मतलब वह छोटे बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है? मान लीजिए जैसे कि कहीं अपने फ्रेंड के साथ बैठ रहे हैं, मान लीजिए उनका उनका बेंच फर्स्ट या सेकंड बेंच है, ठीक है? अगर सर ने बाय द वे उन्हें हटा के अगर उनके फ्रेंड से अलग कर दिया, यहाँ से उठा के वहाँ पे रख दिया, ठीक है? तो गुस्सा हो जाते हैं, उनके माइंड में एक साइकोलॉजिकल चलती रहती है कि हमें सर ने उठा के यहाँ से वहाँ पे क्यों रखा, मतलब उनके माइंड में चलेगी बात ना कि हमें उठा के यहाँ से वहाँ पे क्यों रखा, तो वह एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, मतलब अगर उनके फ्रेंड से उनको अलग कर दिया तो जाए तो एडजस्ट नहीं कर पाए, बस उनके दिमाग में चलता रहेगा कि हमको हमारी जगह से हमको हटा के क्यों किया गया। ठीक उसी प्रकार से बैक्टीरिया भी होती है, अगर हम बैक्टीरिया को यहाँ से निकाल के अगर हम कल्चर मीडिया में उसको ग्रो करवाते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया को शॉक हो जाता है कि हमें ट्रांसफ़र क्यों किया गया, और ट्रांसफ़र क्यों किया गया इसकी वजह से वह बैक्टीरिया डेथ हो जाती है। सब बैक्टीरिया नहीं डेथ होगी, कुछ ऐसी भी बैक्टीरिया होंगी जो ट्रांसफर के दौरान अगर भले से हम उसे कल्चर मीडियम डालते हैं, वह बैक्टीरिया डेथ हो जाएगी। किसमें? लॉग फेज में सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यू फ्रॉम शॉक टू ट्रांसफर करने के दौरान कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो हम कल्चर मीडियम डालेंगे और उसके दौरान वो डेथ भी हो जाएंगे। उसके बाद में देखिए नंबर ऑफ बैक्टीरिया रिमेनिंग स्टेबल, मतलब जो बैक्टीरिया का नंबर रहेगा, मान लीजिए हमने
मान लीजिए हमने 4 बैक्टीरिया को लिया, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया रिमेनिंग स्टेबल का मतलब ना ही इनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी, ना ही इनकी संख्या में घटोतरी होगी, ना ही ये बढ़ेंगे ना ये घटेंगे, 4 रहें, 4 का 4 रहेंगे। अब आप लोग यह कहेंगे कि आपने अभी कहा कि हम जब कुछ बैक्टीरिया को ट्रांसफर करते हैं उनके रियल मीडिया से आर्टिफिशियल मीडिया में, तो शॉक की वजह से डेथ हो जाते हैं। ठीक है, डेथ तो हो जाएंगे, ध्यान दीजिए, आपका सोचना भी सही है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट भी है कि अर्ली रिप्रोडक्शन मतलब उस दौरान जो रिप्रोडक्शन करेंगे इसको माइनस डेथ, मतलब जो वह रिप्रोडक्शन कर रहे हैं वह डेथ के दौरान, मान लीजिए कुछ तो शौक में है, कुछ तो अपने इन्वायरमेंट के प्रति अपने टेम्परेचर पीएच को मेंटेन कर रहे हैं, कुछ जो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, और रिप्रोडक्शन कर रहे हैं मतलब कुछ जनरेट कर रहे हैं बैक्टीरिया को, और कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होंगे जो शौक की वजह से डेथ हो जाएंगे। तो लगभग मिला जुला के जो भी संख्या होगी डेथ की और रिप्रोडक्शन के दौरान जो उत्पन्न हुई संख्या है वह लगभग बराबर होगी। तो इसलिए कहा जाता है कि जो इनके बैक्टीरिया की नंबर होगी, नंबर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, जितनी संख्या रहेगी उतनी की उतनी बनी रहेगी। इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए एक स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आपको दिखाया है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आपको दिखाया। मैंने क्या बताया आपको लैग फेज में बैक्टीरिया अडाप्ट टू ए न्यू इन्वायरमेंट, बैक्टीरिया जो होगी अडाप्ट करेगी नए वातावरण को, उस पर टाइम ऑफ एडाप्टेशन, कुछ टाइम लेगी एडाप्टेशन मतलब टाइम उस वातावरण को अडाप्ट करने में। उसके बाद क्या है, एक्टिव मैक्रो मॉलिक्यूल सिंथेसिस, उनके अंदर कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस होंगी। उसके बाद मैंने बताया कि सम मैक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यू फ्रॉम शॉक टू ट्रांसफर, और कुछ ऐसे भी मैक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो ट्रांसफर के दौरान या ट्रांसफर करने की वजह से वह शॉक में डेथ हो जाएंगे। अब कुछ ऐसे मतलब उसके बाद में है कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया रिमेनिंग स्टेबल, जो बैक्टीरिया के नंबर है वह रिमेनिंग स्टेबल, मतलब वह जो भी नंबर है वह बना रहेगा, उसके नंबर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अर्ली रिप्रोडक्शन जो भी उनमें रिप्रोडक्शन हो रहा है इसको माइनस डेथ, उसके डेथ अगर उसमें से अगर हम डेथ की संख्या घटाएंगे तो लगभग 1-2 होगा, लेकिन उसका कोई मेन फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आई होप आपको लैग फेज समझ में आया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं लॉग फेज की, किसकी? लॉग फेज की। अब ध्यान दीजिए लॉग फेज में क्या होता है, बैक्टीरिया इंक्रीज इन नंबर वेरी रैपिडली, मतलब बैक्टीरिया का जो नंबर होता है बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। ध्यान दीजिए, इसे आप अपने से जोड़ के देखिए तो आपको आसानी होगी समझने में। कैसे? जैसे मान लीजिए हम नए आए थे, हमें यहाँ के तो माहौल में ढलने में काफ़ी टाइम लगा। उसके बाद जैसे ही हम मान लीजिए सेकंड सेमेस्टर या सेकंड ईयर में पहुँचते हैं तो हम मतलब पहला तो यूं ही निकल जाता है समझने में ही फर्स्ट ईयर को। ठीक है, उसके बाद जब हम सेकंड ईयर में आते हैं तो हम उस वातावरण उस माहौल के प्रति ढल जाते हैं। ठीक है, और हमारे नए नए फ्रेंड बनने लगते हैं। तो उसी फ्रेंड को यहाँ पे आप रिप्रोडक्शन से जोड़ लीजिए। जब बैक्टीरिया कुछ टाइम ले लेता है उस वातावरण के प्रति ढलने में, जब वह ढल जाता है उसके बाद उसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होने लगती है। आप रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जब होगा तो धीरे धीरे उसकी जो नंबर की संख्या होती है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगती है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर है बैक्टीरिया इंक्रीज इन नंबर वेरी रैपिडली, बैक्टीरिया के नंबर में बहुत तेजी के साथ क्या होगा? बढ़ोतरी होगी, मतलब बहुत तेजी के साथ वह बढ़ेगा। अब ध्यान दीजिए यह बढ़ता कैसे है? बाइनरी फिजन के दौरान। आपने इंटर में अगर इंटर आपने बायोलॉजी से पढ़ा होगा तो बाइनरी फिजन को आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे। ठीक है, बाइनरी फिजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, जैसे मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, सपोज दैट यह एक बैक्टीरिया है। ठीक है, यह बैक्टीरिया जब बाइनरी फिजन के दौरान बाइनरी फिजन जब इस बैक्टीरिया का होगा तो यह बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब बैक्टीरिया दो डॉटर बैक्टीरिया जो है, एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में मतलब बाइनरी फिजन के दौरान बन जाती है। उसके बाद ये दो बैक्टीरिया फिर से डिवाइड करेगी और दो बैक्टीरिया अपने आप को बना लेगी। ऐसे ही ए बैक्टीरिया जो है ऐसे ए भी दो में हो जाएगा, फिर ऐसे ए बैक्टीरिया ए भी अपने नंबर में 2 बटेगी, फिर ऐसे ए भी 2 में इसका डिवीजन होगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, अगर पूरा बनाता जाऊँ तो पूरा ही व्हाइट बोर्ड भर जाएगा। तो कहने का मतलब बाइनरी फिजन जो होता है वह 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 8 से 16 ऐसे की संख्या में यह बढ़ता जाता है। किसमें? बाइनरी फिजन के दौरान। ठीक है, उसके बाद में क्या है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल, मतलब जो बैक्टीरिया का नंबर है वह दोगुना हो जाता है। नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल विथ ईच जनरेशन टाइम, उस टाइम के दौरान जो बैक्टीरिया का नंबर हो जाता है वह डबल हो जाता है। आप इस लाइन को अच्छे से समझ रहे हैं। उसके बाद में क्या है, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर एट हायर लेवल इन दिस फेज,
इस फेज में, लॉग फेज में जो बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन है वह रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ जो है वह एक हायर लेवल तक पहुंच जाता है। मतलब सबसे कहते हैं कि सबसे हाईएस्ट लेवल तक लॉग फेज में होता है। कैसे होता है आप इस चीज को देख लीजिए। अगर हम इस चीज़ को अगर हम ग्राफ के माध्यम से समझें किसको, लॉग फेज को, जिसे एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं, तो एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं, तो जो इसमें जो बैक्टीरिया होगी वह बहुत तेज़ी के साथ बैक्टीरिया बढ़ेगी। इसमें जो इसका ग्रोथ होगा वह बहुत ही हायर लेवल तक जाएगा। ठीक है, और जो मैंने अभी लॉग फेज के बारे में बताया है वह है एक नियतांक एक स्ट्रेट रहेगा, स्ट्रेट ना कहें लेकिन फिर भी उसमें लगभग स्ट्रेट ही रहेगा इसका जो भी लॉग है। और लैग में इसकी जो बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन है और ग्रोथ है ये एक हायर लेवल तक रहेगी। ठीक है, इस फेज में। उसके बाद में हम बात करते हैं स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज का मतलब होता है स्टेशनरी फेज में क्या होगा, जैसे मतलब हमने बताया था कि ना कि मतलब जब हम वातावरण के प्रति ढल जाते हैं तो ढल जाते हैं तो उसमें मतलब हमें हर एक चीज़ को समझने में काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और सारी चीज़ों को लेके। तो ऐसे ही जस्ट मैंने फ्रेंड का उदाहरण दिया था ना कि जैसे कि मतलब जब जो हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, जब हमारे साथ में रहते हैं, तो मतलब जैसे कि एक साथ के दौरान उनसे कुछ मनमुटाव होगा या मतलब कई सारी चीज़ें होंगी, आप कुछ दिन तक उनसे अपना वार्तालाप मतलब बातचीत रखेंगे, फिर नहीं रखेंगे, फिर रखेंगे, ऐसे मतलब बेस्ट फ्रेंड में इतना नोक-झोंक चलती रहेगी और लगभग मतलब कहें ना कि एक मतलब ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं होगा, बस वह एक मतलब एक वे में वह दोस्ती या वह बातें, वह सारी चीज़ें एक वे में चलती रहेंगी। उसी प्रकार से स्टेशनरी फेज में बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जो जब एक लॉग फेज के दौरान उसका जो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ है एक स्टेट तक, हायर स्टेट तक पहुंचता है। उसके बाद जब जो स्टेशनरी फेज होता है इसमें रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों इक्वल होता है, नो चेंजेस, कोई चेंज नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, बट जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वह स्ट्रेट रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। किसमें? स्टेशनरी फेज में। अब स्टेशनरी फेज के दौरान कहा गया है ड्यूरिंग दिस फेज, मतलब स्टेशनरी फेज के दौरान उसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट बिकम लो, मतलब जो भी हम आर्टिफिशियल जो भी मीडिया लिए हैं उसमें जो भी हम न्यूट्रिएंट डाले हैं वह धीरे धीरे कम होता रहेगा। अरे भाई, जैसे कि मतलब हम कोई आर्टिफिशियल मीडिया लिए हैं, जाहिर सी बात है, तो हम उस मीडिया में जो भी न्यूट्रिएंट हम डाले हैं, डालने के बाद उसमें बैक्टीरिया भी डाल दिए हैं, तो बैक्टीरिया उस चीज़ को, उस न्यूट्रिएंट को खाएगा ना, उस बैक्टीरिया को, उस न्यूट्रिएंट को खाएगा और खाने के बाद रिप्रोडक्शन करेगा और ग्रोथ करेगा, दोनों चीज़ें होंगी। ठीक है, तभी तो वह लॉग फेज में वह अपना रिप्रोडक्शन और उसका जो ग्रोथ है वो एक हायर स्टेज तक पहुंचा है। ठीक है, लेकिन जब हम उस मीडिया में अलग से कोई न्यूट्रिएंट नहीं डालते हैं तो जाहिर सी बात है जब वो नहीं डालते हैं तो उसमें धीरे धीरे उस न्यूट्रिएंट या उसके खाने योग्य जो पदार्थ या और सारी चीज़ें होती हैं वह धीरे धीरे कम होने लगती हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट बिकम लो, बेस्ट मटेरियल एक्यूमुलेट, मतलब जब न्यूट्रिएंट कम होने लगेगा, बैक्टीरिया ग्रोथ कर रही है, रिप्रोडक्शन कर रही है, तो जो उसके बेस्ट मतलब कुछ ऐसे मतलब वेस्ट मटेरियल हैं वह एक्यूमुलेट हो जाएंगे। कहाँ पर? स्टेशनरी फेज के दौरान, स्टेशनरी फेज के दौरान हो जाएंगे। उसके बाद में क्या है, ऑक्सीजन एंड H2O सप्लाई बिकम लो, ऑक्सीजन और H2O सप्लाई का भी बहुत ही कम रहेगा इसमें। ठीक है, ऑक्सीजन और H2 सप्लाई भी कम रहेगा। ठीक है, उसमें इस स्टेशनरी फेज में होता क्या है, रिप्रोडक्शन रेट एंड डेथ रेट दोनों ही इक्वल होते हैं, रिप्रोडक्शन और डेथ रेट दोनों ही इक्वल होते हैं। किसमें? स्टेशनरी फेज में। अब हम इसके स्टेशनरी फेज में ग्राफ की बात करते हैं। इस ग्राफ में स्टेशनरी फेज में जो ग्राफ बनता है वह रिप्रोडक्शन और डेथ रेट दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखिए स्टेशनरी फेज में क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ लेवल दोनों ही स्ट्रेट होते हैं, हल्का फुल्का चेंजेज होगा बस, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं होते, लगभग इसे हम स्ट्रेट या इक्वल मान सकते हैं, कोई ज़्यादा परिवर्तन उस चीज़ में नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डिक्लाइन और डेथ फेज की बाद में। ठीक है, डिक्लाइन और डेथ फेज, इसे डिक्लाइन कहते हैं या इसे हम डेथ फेज के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मतलब लॉग में हमने टाइम को एडजस्ट किया, उसके बाद में जो लॉग में हमने रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों बैक्टीरिया का बहुत तेजी के साथ हुआ, मतलब एक हायर लेवल के साथ हुआ। ठीक,
उसके बाद में स्टेशनरी फेज में क्या हुआ, रिप्रोडक्शन और डेथ दोनों इक्वल है, लगभग हल्का फुल्का चेंजेस होते हैं लेकिन उसका ज़्यादा मायने नहीं रखता है। तो हम इसे एक मतलब इक्वल या नियत मान सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद डिक्लाइन और डेथ फेज क्या है, इसमें क्या होता है, एक्यूट स्टोरेज ऑफ अवेलेबल फूड, मतलब जो भी हम फूड उसमें दिए हैं न्यूट्रिएंट में, वह एक्यूट स्टोरेज ऑफ अवेलेबल फूड, मतलब जो धीरे धीरे वह फूड या न्यूट्रिएंट जो होता है वह धीरे धीरे बैक्टीरिया उस चीज़ को खाकर खत्म करती है, मतलब जैसे कि धीरे धीरे वह उस चीज़ में कमी होने लगती है, किसमें, न्यूट्रिएंट में, ठीक है। उसके बाद में कमी होगी और कमी होने के बाद जो बैक्टीरिया उसमें मरती है, मरने के बाद में उसमें कुछ जब जो बैक्टीरिया मरती है उससे कुछ टॉक्सिन चीज़ें निकलती हैं, टॉक्सिन सब्सटेंस निकलते हैं, ठीक है। और जब धीरे धीरे मान लीजिए न्यूट्रिएंट कम हो रहा है, ठीक है, बैक्टीरिया की संख्या बढ़ रही है, 2 गुना 4 गुना बढ़ रहा है, किसके किसके दौरान, बाइनरी फ्यूजन के दौरान, ठीक है। आप बहुत ध्यान से सुनिए, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बाइनरी फिजन के दौरान वह दुगुना 4 गुना वह चीज़ें बनती हुई चली जा रही हैं, ठीक है। तो जब बनी रही हैं तो न्यूट्रिएंट कम हो रहा है, न्यूट्रिएंट कम होगा, जाहिर सी बात है। कोई चीज़ है, मान लीजिए हम 1 किलो राशन लेके आए, ठीक है, हमें तो स्टार्टिंग में ज़्यादा लगा, अब धीरे धीरे जब उसे हम खाते रहेंगे तो क्या 1 किलो का 1 किलो बना ही रहेगा, नहीं ना, 2 दिन में 4 दिन में कम होगा ना। अब खाने वाले की संख्या जब 10-15 बढ़ने लगे तो जाहिर सी बात है वो पूरा ही खत्म होगा, हो जाएगा। वैसे ही इसमें डिक्लाइन फेज में क्या होता है, जो भी हम न्यूट्रिएंट डाले रहते हैं या दिए रहते हैं उसे, वह धीरे धीरे खत्म होने लगता है, और खत्म होता है तो जब बैक्टीरिया भोजन नहीं पाती है तो डेथ होती है, और उस बैक्टीरिया के डेथ होने से कुछ टॉक्सिन सब्सटेंस निकलते हैं, ठीक है, टॉक्सिन सब्सटेंस निकलते हैं, ठीक है, जो उसमें लाइव बैक्टीरिया बची हुई है उसके लिए वो बहुत ही मतलब हानिकारक या हार्मफुल कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इसमें डेथ रेट होता है वह मतलब बहुत अधिक होता है, किसकी अपेक्षा, रिप्रोडक्शन रेट की अपेक्षा। इसमें डिक्लाइन फेज में जो डेथ रेट होता है वो मोर देन इंक्रीज होता है, किसकी अपेक्षा, रिप्रोडक्शन रेट की अपेक्षा, ठीक है। देखिए इसमें दिखाया गया है रिप्रोडक्शन रेट जो है बहुत ही कम होगा, डेथ रेट बहुत ही अधिक रहेगा। कैसे, जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ बहुत कम हो, ठीक है, बहुत कम हो तो उसमें कंपटीशन बहुत अधिक रहता है, ठीक है। ऐसे जब यहाँ पे फूड का कम रहेगा तो जाहिर सी बात है कंपटीशन इसमें कंपटीशन अधिक रहता है, तो कंपटीशन जब अधिक रहेगा तो जो बैक्टीरिया भोजन पा रही है वो तो पाएगी ही, लेकिन पाएगी तो रिप्रोडक्शन करेगी, ग्रोथ करेगी, लेकिन बहुत अधिक बैक्टीरिया डेथ होती चली जा रही हैं, तो इसमें डेथ रेट अधिक होता है, रिप्रोडक्शन रेट कम होता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट की मात्रा इसमें कम हो जाती है, किसमें, डिक्लाइन और डेथ फेज में। अगर इसके हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ इसका मतलब एक स्ट्रेट में धीरे धीरे सबसे नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है, सबसे नीचे पहुंच जाएगा, आ जाएगा आपका एक्सेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किस चीज़ की कौन सा ये मतलब ग्राफ में ये कौन सा है, ग्राफ में कौन सा है, लैग है, इसको क्या कहते हैं, लॉग फेज, ठीक है, लॉग है, ये क्या है, स्टेशनरी, स्टेशनरी, कौन सा, स्टेशनरी। इसको क्या कहेंगे, डिक्लाइन और डेथ फेज, मतलब डिक्लाइन बोले या डेथ फेज बोलते हैं, मान लीजिए इसको डेथ लिख दें, ठीक है, डिक्लाइन और डेथ फेज। अगर आपको यह बातें समझ में आई होंगी, या मैंने जो आपको स्टार्टिंग में उदाहरण दिया था, अगर वह बात आपको समझ में आ गई होंगी तो आपको ग्राफ बनाने में या इसके बारे में लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। या आपको वह बात समझ में नहीं आई होंगी, अगर यह ग्राफ अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप इस चारों फेज के बारे में आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या बताया, लॉग फेज में अडॉप्टेशन में टाइम लगेगा, इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करेगा। लॉग में क्या होगा, लॉग फेज में इसमें रिप्रोडक्शन और ग्रोथ रेट दोनों ही हायर होगा, और स्टेशनरी फेज में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ रेट दोनों ही इक्वल होंगे। डिक्लाइन फेज में डेथ रेट बहुत अधिक होगा, रिप्रोडक्शन रेट बहुत ही कम होगा, ठीक है, किसमें, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में। आज का हमारा टॉपिक था बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको यह टॉपिक समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके या आप हमसे संपर्क करके पता कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके कमेंट बॉक्स में रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।